हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है बोल्शेविक क्रांति का महत्व को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। रूसी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति को कई बार रूसी क्रांति भी कहा जाता है, जो कि 1917 में हुई थी। आज की इस वीडियो में हम इसे काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो देखिए दोस्तों, बिना इधर उधर की बातें किए हुए डायरेक्ट बात करते हैं कि रूसी क्रांति के क्या कारण थे। रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति का जो पहला कारण था वो था निरंकुश राजतंत्र एवं स्वेच्छाचारी शासन। रूस में निरंकुश राजतंत्र मौजूद था, जहां राजा की इच्छा ही कानून था। साथ ही यह शासन वंशानुगत कुलीन सामंत वर्ग के माध्यम से चलाया जा रहा था। इस दृष्टि से नौकरशाही भ्रष्ट थी। यह कुलीन आधिकारिक वर्ग जनता का शोषण कर रहे थे। जार निकोलस द्वितीय के समय, जार निकोलस मतलब जो वहाँ का उस समय सम्राट था या राजा था, जार निकोलस द्वितीय के समय यह निरंकुशता और बढ़ गई। फलतः जन असंतोष उग्र हुआ। देखिए दोस्तों, रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति का एक कारण था निरंकुश राजतंत्र एवं स्वेच्छाचारी शासन। जो राजतंत्र था वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था, निरंकुश था। निरंकुश से आप दो चीज़ें समझ सकते हैं। एक चीज़ तो ये कि जनता राज्य के विरुद्ध कुछ बोल नहीं सकती या राज्य में जो कमियां हैं उसको बता नहीं सकती। इसके साथ ही जो राजा है वो जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा था। तो पहला कारण ये था। और स्वेच्छाचारी शासन था, मतलब अपने मन अनुसार शासन चलाया जा रहा था रूस में। और जो नौकरशाही वगैरह थी वो काफ़ी भ्रष्ट हो गई थी, और जिससे जनता को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। कुलीन वर्ग जो था, जो अमीर वर्ग था, वो शोषण कर रहा था गरीबों का। इससे जो जनता थी उसमें असंतुष्टि भरी हुई थी। दूसरा कारण है सामाजिक आर्थिक विषमता। रूस में फ्रांसीसी समाज की भांति विशेषाधिकार वर्ग यानी कि पादरी एवं कुलीन तथा अधिकार विहीन वर्ग किसान, मजदूर, जनसाधारण में समाज विभाजित था। इस तरह समाज में शोषक शोषित संबंध मौजूद था। इस शोषित वर्ग ने आर्थिक सामाजिक विषमता के विरुद्ध क्रांति की। अब देखो दोस्तों, दूसरा रीज़न है कि रूस में या बोल्शेविक क्रांति क्यों हुई 1917 में। उसका एक दूसरा कारण है कि सामाजिक आर्थिक विषमता थी। गरीबी, अमीरी और जो सामाजिक जो सोशल स्टेटस होता है उसमें बहुत ज़्यादा विषमता थी। विषमता का मतलब था बहुत ज़्यादा अंतर था। जो कुलीन वर्ग थे, जो अमीर वर्ग थे, उनके पास विशेषाधिकार थे समाज में, और जो गरीब वर्ग थे उनके पास विशेषाधिकार नहीं थे, जैसे कि किसान, मजदूर और जनसाधारण। और इनका लगातार अमीरों के द्वारा शोषण किया जा रहा था। ऐसे में जो सामाजिक आर्थिक विषमता थी वो बढ़ रही थी। समाज में साफ साफ एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग दिखाई दे रहा था। साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ये वाला जो कुलीन वर्ग था या पादरी वर्ग था वो शोषक है, और जो किसान, मजदूर और आम जनता है जो वो शोषित जनता है। तो साफ साफ अन्याय होता दिखाई दे रहा था। तो दूसरा कारण है ये, जिसके कारण जनता और भी ज़्यादा उग्र हुई। तीसरा कारण है किसानों की दशा। रूस में सर्वाधिक संख्या किसानों की थी और वे अत्यंत दयनीय स्थिति में थे। किसान प्रायः भूमि हीन थे। भूस्वामित्व जमींदार एवं कुलीनों के पास था। वस्तुत रूस के 67% भूभाग पर इन कुलीनों का नियंत्रण था, तो दूसरी तरफ चर्च के अधीन 13% भूमि थी। मतलब 80% तो इन जो अमीर वर्ग हैं, छोटा सा ही अमीर वर्ग होता है, बट 80% भूमि तो इन्हीं लोगों के पास थी। इस तरह किसान इन भूस्वामियों के यहाँ मजदूरी कर रहे थे। फलतः परिणाम स्वरूप जमींदार एवं पादरी किसानों का शोषण करते आ रहे थे। और यद्यपि रूस में 1861 में दास प्रथा समाप्ति की घोषणा हुई थी, किंतु व्यवहारिक स्तर पर अभी भी दास प्रथा मौजूद थी और रूसी किसान दासता की स्थिति में थे, और किसानों में इसी कारण से असंतोष व्याप्त था। तो देखिए दोस्तों, एक तीसरा जो रीज़न है वो ये है कि किसानों की जो दशा है, कंडीशन है, रशिया में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। जो रूस था वहाँ पर किसानों की दशा बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जो ज़्यादातर जो ज़मीनें थी वो कुलीन वर्ग, जो अमीर वर्ग था वहाँ का, उसके हाथों में थी। और किसान तो भूमिहीन थे। मतलब किसान किसान तो थे, बट उनके पास ज़मीन नहीं थी खेती करने के लिए। वो ज़मींदारों की खेती पर खेती किया करते थे, और इससे उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय थी।
इसके अलावा रूस में वैसे सरकार के द्वारा दास प्रथा की समाप्ति तो कर दी गई थी, बट ज़मीनी स्तर पर, हकीकत में व्यवहारिक स्तर पर अगर हम देखते हैं तो रूस में जो दासता प्रथा थी वो लगातार चलती आ रही थी, उसका सही से अंत नहीं हुआ था। तो किसान जो थे वो दासता की स्थिति में जीवन बिता रहे थे, तो उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी और इस कारण से भी एक बड़े समुदाय में असंतुष्टि पैदा हुई। इसके साथ ही एक कारण है श्रमिकों की दशा। रूस में औद्योगिकीकरण देर से हुआ और सीमित रहा। इस औद्योगिक विकास के लिए पूंजी भी प्रायः विदेशों से आई, इसलिए विदेशी पूंजीपतियों ने केवल मुनाफे पर ध्यान दिया। इससे श्रमिकों का अधिक से अधिक शोषण हुआ। श्रमिकों के कार्य के घंटे निर्धारित नहीं थे, उन्हें न्यूनतम सुविधाएं एवं अधिकार भी प्राप्त नहीं था। इस तरह श्रमिक असंतोष मौजूद था। समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने इन्हें संगठित कर क्रांति के लिए तैयार किया। तो वहाँ पे एक समाजवादी प्रजातांत्रिक दल बन रहा था जिसने कि इन लोगों को संगठित किया, मजदूर वगैरह को, जो जिनमें असंतोष पैदा हो रहा था उन लोगों को संगठित किया और क्रांति के लिए उनको तैयार किया। तो औद्योगिकीकरण वगैरह या इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह रूस में लेट हुआ और विदेशी पूंजीपतियों के कारण वहाँ पर जो मुनाफा था ज़्यादा से ज़्यादा पूंजीपतियों की जेब में जा रहा था, जिसके कारण श्रमिक वर्ग का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था और ये एक प्रमुख कारण था जिसके कारण वहाँ के श्रमिकों की दशा असंतोष थी। देखिए, हम जितने भी कारण देख रहे हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो जनता थी वहाँ की उसमें असंतुष्टि बढ़ती जा रही थी, और जब किसी भी जनता में असंतोष बढ़ता है तब वो कुछ ना कुछ जरूर करती है। इसके साथ ही एक कारण है समाजवादी विचारधारा का प्रसार। रूस में समाजवादी विचारधारा का प्रसार हो रहा था। इसी क्रम में विभिन्न समाजवादी दल अस्तित्व में आए। समाजवादी क्रांतिकारी दल ने कृषक हितों के मुद्दे को उठाकर भूमि समस्या के समाधान की बात कर अपनी लोकप्रियता बढ़ाई, तो दूसरी तरफ समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने मजदूरों के लिए उनके हितों की बात कर अपना प्रचार किया। इस तरह समाजवादी विचारधारा को लोकप्रियता मिली, और इतना ही नहीं, समाजवादी विचारधारा धर्म और नस्ल को महत्व नहीं देती। अतः जब जार निकोलस ने अर्थात केवल रूसी जाति पर बल दिया तो गैर रूसी जातियां भी समाजवादी विचारधारा के पक्ष में आ गई और शासन परिवर्तन पर बल देने लगी। देखिए दोस्तों, अब रूस में क्या हो रहा था कि जो समाजवादी विचारधारा थी वो फैल रही थी। रूस में जो दल थे प्रमुख वो समाजवादी विचारधारा पर ही चल रहे थे, तो वो समाजवादी विचारधारा के चलते रूस में ये विचारधारा फैल रही थी और इसमें नस्ल वगैरह को भी महत्व नहीं दिया गया था समाजवादी विचारधारा में। इस कारण से जो ये दल थे समाजवादी दल, इसमें कई सारे लोग आकर जुड़े, इनका समर्थन करना लोगों ने शुरू किया। देखिए दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे यार यहाँ पर तो राजतंत्र था, ये पॉलिटिकल पार्टीज कैसे आ गई। देखिए, अभी मैं इसको भी समझाऊंगा। 1905 में एक ड्यूमा का या संसद कह सकते हो इसे आप, जिसका गठन राजा के द्वारा किया जाता है। उसके बाद ये दल वगैरह भी बनते हैं, तो इसे मैं आपको थोड़ा सा लास्ट में बताऊंगा या बीच में वीडियो के बता दूंगा। समाजवादी प्रजातांत्रिक दल दो भागों में बटा था। एक बोल्शेविक जो मार्क्स के सिद्धांत एवं साधनों में विश्वास रखता था। ये इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, जो समाजवादी प्रजातांत्रिक दल था वो दो भागों में बटा हुआ था। एक दल था बोल्शेविक जो कि मार्क्स के सिद्धांत, कार्ल मार्क्स जानते हैं ना, उसके सिद्धांत को फॉलो करता था एवं साधनों में विश्वास रखता था। यह वर्ग संघर्ष एवं हिंसक क्रांति के माध्यम से सर्वहारा मतलब जो जनसाधारण है उसका शासन स्थापित करने की बात करता था। लेनिन एक बोल्शेविक था, जबकि दूसरा गुट मेनशेविक था, जो क्रमिक सुधारों का पक्षधर था और संवैधानिक तरीकों से शासन में सुधार पर बल देता था। इसका प्रमुख सदस्य करेंस्की था। देखो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर देखिए, जो समाजवादी प्रजातांत्रिक दल था रशिया में, वो दो गुटों में बट जाता है, दो भागों में वो बट जाता है। एक उसी में से एक दल जो बनता है वो बनता है लेनिन के नेतृत्व में, जो कि बोल्शेविक दल जिसे आप कह सकते हो, जो कि मार्क्स के जो सिद्धांत थे उसको मानता था। मतलब वो जो दल था बोल्शेविक दल, जिसके प्रमुख लेनिन थे, वो क्रांति को
मानते थे कि क्रांति होनी चाहिए, क्रांति से ही हम जो जनसाधारण है उसका शासन स्थापित कर सकते हैं। दूसरा जो दल था वो शांति में विश्वास रखता था, वो मैनशेविक दल था, जो चाहता था कि धीरे-धीरे जो सुधार हो रहे हैं ऐसे ही धीरे-धीरे सुधार होता रहना चाहिए। जैसे कि राजा ने संसद बनवा दी थी 1905 में, उसके बाद फिर धीरे-धीरे जो वो कह रहा है, जो मैनशेविक दल था वो चाहता था कि ऐसे ही धीरे-धीरे सुधार होते रहें, क्रमिक रूप से सुधार होते रहें, यही हमारे देश के लिए अच्छा होगा, जिसका प्रमुख केरेंस्की था। तो 2 दल थे, एक बोल्शेविक और एक था मेंशेविक। बोल्शेविक प्रमुख है और उसी ने क्रांति की थी, इसीलिए तो हम कहते हैं ना बोल्शेविक क्रांति। रशियन रिवॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? बोल्शेविक क्रांति। तो दोस्तों ये एक बड़ा कारण था कि समाजवादी विचारधारा का के फैलाव के कारण रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ, ये भी एक प्रमुख कारण था। देखो वैसे भी समाजवादी जो विचारधारा है वो कार्ल मार्क्स से जुड़ी हुई है, अगर मेनली हम देखें तो, और ये जो विचारधारा है इसमें क्रांति की बात की जाती है। तो समाजवादी विचारधारा फैल रही थी रशिया में, जिसके कारण क्रांति हुई, ये एक प्रमुख कारण माना जाता है। हालांकि जितने भी कारण आपको बताए जा रहे हैं ये सबके सभी प्रमुख हैं। इनमें से एक और कारण है, वो है बौद्धिकों की भूमिका। देखो दोस्तों कई सारे विचारक आए थे, देखो बौद्धिकों मतलब होता है कई सारे जो विचारक होते हैं, बहुत बौद्धिक व्यक्ति होते हैं, लेखक वगैरह। तो कई सारे लेखक सामने आए, जैसे कि गोर्की, तुर्गनेव, कई सारे लेखक थे, रूसी लेखक थे, जिन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी जिसमें कि राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया गया, राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार किया गया, जिससे कि रूसियों में एकता आई, एकता की भावना आई, जार के विरुद्ध या जो जार है उसका विरोध करने की उनके अंदर क्षमता आई। कुल मिलाकर कहा जाए तो लेखकों के द्वारा रूस की जनता को जागृत किया गया, जागरूक बनाया गया कि जो शासन है वो सही नहीं है, आप अब अपने घरों से बाहर निकलो। इसके अलावा रूसी क्रांति का एक और कारण माना जाता है, वो है रूस जापान का युद्ध, रूस जापान युद्ध। जापान ने अपने साम्राज्यवादी प्रसार के क्रम में चीन के मंचूरिया क्षेत्र पर हमला किया और इसी क्रम में वहां मौजूद रूसी सैनिकों के साथ उसका संघर्ष हुआ, जिसमें रूस की पराजय हुई। इस पराजय से राजतंत्र की कमजोरी उजागर हुई और आर्थिक सामाजिक विषमता से असंतुष्ट जनता जार-शाही के विरुद्ध हो गई। अब देखो रूस जापान युद्ध हुआ था जिसमें कि जापान जीत जाता है, रूस की हार होती है। इससे साफ पता चल जाता है जो जार है वो कमज़ोर स्थिति में है, तो जनता में और असंतुष्ट, क्योंकि जनता अब और ज़्यादा पहले से ही असंतोष जनता के अंदर भरा रहता है। जनता गरीब होती है, सोशली जो स्टेटस होता है जनता का, जो जनसाधारण था बहुत बड़ा, उसका स्टेटस बहुत ख़राब होता है। तो जनता में असंतुष्टि पहले से ही भरी थी और जब जनता को लगता है कि वैसे भी जार कमज़ोर हो चुका है तो हमें कुछ करना चाहिए, इसको हटाना चाहिए। रूस के राजा को जार कहते थे। इसी क्रम में रूस की आर्थिक, सामाजिक एवं सैनिक कमजोरी को दूर करने के लिए जनता ने प्रतिनिधि सदन ड्यूमा के गठन की मांग की और अपनी मांगों के समर्थन में 1905 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक शांति जुलूस निकाला, किंतु जार ने इसका निर्मम दमन कर दिया। इस दिन रविवार था, इसलिए यह घटना खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है। जार के इस दमन से जन असंतोष और उग्र हुआ। अंततः रूसी शासक को जनता की मांगों के सामने झुकना पड़ा और ड्यूमा का गठन किया गया। ड्यूमा का गठन नागरिक अधिकारों की स्वीकृति तथा निरंकुश राजतंत्र के पतन की शुरुआत को सूचित करता है। वस्तुतः ड्यूमा का गठन तो हुआ, किंतु इसका अस्तित्व जार की इच्छा पर निर्भर था। जार ने इसे बार बार भंग करके इसके लोकतांत्रिक स्वरूप को नष्ट कर दिया। इसलिए 1905 की घटना को वास्तविक क्रांति का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसे सफलता का एक पड़ाव कहा जा सकता है। देखिए दोस्तों इस चीज़ को समझिए, ये इम्पॉर्टेंट है। देखो जो जापान और रशिया का युद्ध हुआ था थोड़ी सी पहले की बात है, 1905 के आसपास की ये बात है, जब रूस जो है वो जापान से हार जाता है। ऐसे में जो जनता होती है वो तभी समझ जाती है कि जार है वो कमज़ोर स्थिति में है और एक क्रांति करनी चाहिए। तो जनता क्या करती है? संघर्ष करती है, आंदोलन करती है, अपनी मांगें करती है, कई सारी मांगें रखती है। किसके सामने? जार के सामने। बट जार क्या करता है? बहुत ही निर्मम तरीके से, मतलब बहुत ही कठोर तरीके से उनकी मांगों को
ठुकरा देता है और उनका दमन करना शुरू करता है। जो आंदोलन वगैरह कर रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे लोग होते हैं, उनका बहुत ही बुरी तरह दमन करना शुरू करता है। और जिस दिन वो दमन करता है उसको, वो उस दिन संडे था और उसे विश्व इतिहास में खूनी संडे के नाम से, या ब्लड संडे कह लो, या खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। बट ये जो घटना थी, ये जो संघर्ष या ये जो विरोध किया जा रहा था 1905 में लोगों के द्वारा, इसके सामने जार को झुकना ही पड़ा। और जार ने क्या किया, एक ड्यूमा की गठन की बात की और एक ड्यूमा यानी कि एक संसद के गठन का आश्वासन लोगों को दिया। और फिर 1905 में ही एक ड्यूमा यानी कि संसद का गठन रशिया में किया जाता है। बट हकीकत ये थी कि ये जो संसद थी, ये जो ड्यूमा था, ये इसमें जो प्रतिनिधि थे वो तो जनता चुनती थी, ठीक था, बट जनता के प्रतिनिधि होते थे। बट इस ड्यूमा को राजा के द्वारा कभी भी भंग कर दिया जाता था, कभी भी दोबारा से बहाल कर दिया जाता था। मतलब ये जो ड्यूमा थी वो संप्रभु नहीं थी, वो पूरी तरह राजा के ऊपर डिपेंड थी। राजा का मन होता था तो राजा उसको बनाए रख सकता था, नहीं तो राजा उसको भंग कर देता था। तो ड्यूमा का महत्व बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन ये जो 1905 में हुआ था रशिया में, इससे लोगों को एक बात तो पता चल गई कि हम अपनी बात जार से मनवा सकते हैं। तो कई बार इसे पहली क्रांति भी कहा जाता है। बट हाँ, क्रांति नहीं थी क्योंकि पूरी तरह सफल नहीं हुआ। ड्यूमा बहुत बड़ी संप्रभु संस्था नहीं थी, एक संसद के रूप में संप्रभु नहीं थी, इसलिए इसे क्रांति नहीं कहा जाता। बट फिर भी इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। लेनिन ने भी कहा था कि बॉल्शेविक क्रांति यानी कि 1917 की क्रांति नहीं हुई होती अगर 1905 में ये क्रांति नहीं होती। 1905 में जो छोटा सा जो संघर्ष हुआ था, छोटा नहीं था वैसे, अपने आप में वो बहुत बड़ा था। अगर वो नहीं होता तो 1917 में भी ऐसा होना बहुत मुश्किल था। तो उसने एक आधार प्रदान किया रूसी जनता को। तो दोस्तों, ये सारे जो कारण थे वो बहुत ही प्रमुख कारण थे। ये सारे कारण जो थे, रीज़न जो थे, ये दर्शाते हैं कि रूस की जो जनता थी उसमें असंतोष भरा हुआ था। बट अब हम बात कर रहे हैं कि आखिर वो तात्कालिक कारण कौन सा था जिसके कारण तुरंत 1917 में रूस की क्रांति हुई। वो मेन जो कारण था तात्कालिक, यानी कि तुरंत कोई कारण होता है ना, वो क्या था। तो बात करते हैं तात्कालिक कारण से, जिसके कारण ये क्रांति शुरू हुई। प्रथम विश्व युद्ध जनित कठिनाइयों ने रूसी क्रांति को संभव बनाया। वस्तुत रूस ने साम्राज्यवादी लाभ लेने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी की और मित्र राष्ट्रों का साथ दिया। इस युद्ध में भागीदारी के कारण रूस की आर्थिक दशा और कमजोर हुई। वस्तुत बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती की गई, किंतु सैनिकों को पर्याप्त युद्ध सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई, इसीलिए उनमें असंतोष भरा हुआ था। तो दूसरी तरफ युद्ध में रूस की पराजय भी होने लगी, अतः जन असंतोष बढ़ा। इतना ही नहीं, कार्यशील जनसंख्या के युद्ध में शामिल होने से कृषि उत्पादन एवं व्यापार में गिरावट आई। साथ ही 1916 से 17 में अकाल पड़ा, अतः खाद्यान्न संकट बढ़ा। यातायात परिवहन के साधन युद्ध के लिए प्रयुक्त होने के कारण कच्चे माल एवं वस्तुओं की आवाजाही बाधित हुई, इसलिए औद्योगिक उत्पादन गिरा। इससे वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुई, अतः जन कठिनाइयाँ बढ़ी। तात्कालिक निरंकुश राजतंत्र इन कठिनाइयों को दूर करने में विफल रहा। इस तरह क्रांति का तात्कालिक कारण तो आर्थिक विस्फोट था, जो प्रथम विश्व युद्ध के कारण घटित हुआ। दोस्तों, अगर आपने प्रथम विश्व युद्ध वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ रखा है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस निकले थे, क्या रिजल्ट आए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक रिजल्ट ये भी था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण ही तानाशाही सरकारें जर्मनी में आई, इटली में आई। भाई, जर्मनी में तानाशाही सरकार आई थी ना, हिटलर क्यों इतना बड़ा मतलब तानाशाह बना जर्मनी में? क्यों? क्योंकि जर्मनी की हार हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। जर्मनी के लोगों में असंतोष था, उन्हें बदला चाहिए था, उन्हें वापस से पैसा चाहिए था, मतलब गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो हिटलर ने जो भी वादे किए, लोगों को लगा हिटलर पूरा कर देगा। तो इसी कारण से हिटलर को बहुत वहाँ पे, मतलब इतनी ज़्यादा पावरफुल स्थिति में हिटलर वहाँ पर आ गया।
और डायरेक्टली कहा जाए तो इसका एक परिणाम प्रथम विश्व युद्ध का ये था कि रूस में जो क्रांति हुई थी वो भी प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप ही हुई थी। इसको हमने वहाँ पर पढ़ा था। बट मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि रूस की क्रांति क्यों हुई थी, तो उसका कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो तात्कालिक कारण है ना, उसमें सबसे प्रमुख है कि जो मेन जो कारण, जो उस समय जो सबसे बड़ा जो कारण था जिस समय ये रूसी क्रांति शुरू हुई, वो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्यों ये कारण कैसे बना? तो ये कारण ऐसे बना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल होने के कारण रूस चाहता था कि और भी ज़्यादा उसे क्षेत्र मिल जाएगा, राजा चाहता था। बट ऐसा करने के कारण, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल होने के कारण रूस की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत कमज़ोर हो गई। लोगों में असंतोष और ज़्यादा बढ़ गया, अकाल पड़ने लगे। अब जो आर्थिक विस्फोट था, आर्थिक रूप से जो पैसे के मामले में जो बहुत गरीबी आ गई पूरे देश में, और जो राजा था वो इस गरीबी को ख़त्म नहीं कर पा रहा था, जो समस्याएँ थी उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा था। तो ये एक प्रमुख कारण था जिसके कारण क्रांति हुई। और ध्यान देने वाली बात है, जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1917 में ख़त्म नहीं हुआ था, 1918 में जाके ख़त्म हुआ था वो, और बट 1917 में ही रूस में क्रांति हो जाती है। तो दोस्तों, इसके बाद हमें बात करनी है रूसी क्रांति के चरणों की, कि आखिर रूसी क्रांति किन किन चरणों में होती है। हमने मेन जो कारण थे उसको समझ लिया, और जो अब चरण है उसकी बात करनी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो हमने बोल्शेविक रिवॉल्यूशन का या रूसी क्रांति के आधे टॉपिक को पूरी तरह कवर कर लिया है। बट आधा जो टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। देखो दोस्तों, वीडियो का छोटा छोटा थोड़ा होता है ना, तो काफ़ी अच्छे से आप लोग उसे देख कर समझ सकते हो, काफ़ी आपको समझ में आएगा। अगर ये थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाए तो मे बी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके चरणों को समझाऊंगा कि रूसी क्रांति के क्या क्या चरण थे। तो दोस्तों, वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।